तो नमस्ते, जय हिंद, जोहार। तो बात करेंगे झारखंड बोर्ड के कक्षा 12वीं के आज के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। तो ये जो वीडियो है बेसिकली आपको पता होगा कि इतिहास के लिए जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है। और ये लगातार ना कई वर्षों से क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा है। तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। कई बार प्रश्न पूछा गया, जो भी मैं प्रश्न करवा रहा हूं हर साल पूछा जाने वाले प्रश्नों में से है। तो संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। और इसी को जो है ना आपका गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भी नाम से हम लोग जानते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो जब पहली बार संविधान सभा का बैठक हुआ उस समय कितने सदस्य जो थे इस बैठक में भाग लिया था, तो 210। कितना, 210 सदस्यों ने भाग लिया था, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष है आपका भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने संविधान को लिखने का काम किया था, केवल लिखने का, ठीक है। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन था, तो डॉक्टर जो आपका राजेंद्र प्रसाद जो था वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो ऑप्शन क्या है आपका, पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर, R. स्टोफर्ड क्रिप्स। तो देखिएगा ये जो कैबिनेट मिशन है ना, इसमें ये जितने तीनों जो नाम आप देख रहे हो तीनों के तीनों जो थे वो थे पैथिक लॉरेंस, है ना, A.B. अलेक्जेंडर और सर स्टोफर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स जो था कैबिनेट मिशन के लिए आया था ना, क्रिप्स मिशन, तो वही स्टोफर्ड क्रिप्स जो था इसका अध्यक्ष था, इसलिए इसको क्रिप्स मिशन भी बोला गया था, इसको याद रख लीजिएगा। अगला संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा का जो संचालन समिति था उसका अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद। कौन था, राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न है कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया। तो भारत को गणतंत्र जो है वो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था, घोषित किया गया था। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी। इनमें से कौन जो है वो भारतीय संविधान सभा की महिला जो है वो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी। तो देखिए आपका हंसा मेहता, सरोजनी नायडू और दुर्गाबाई देशमुख, ये तीनों के तीनों जो थी ना वो संविधान सभा के सदस्य रह चुकी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा ये घटना है आपका 1946 को। तो 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत क्या होता है, भारतीय संविधान सभा का गठन आपका होता है। और कैबिनेट मिशन में 3 जो आदमी था उसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था। तो 1895 का जो स्वराज विधेयक है वो किसके, तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में जो है तैयार किया गया था। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष का बात हम लोग करते हैं तो वो आपका कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी कौन था आपका, तो याद रखिएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो था आपका अस्थायी अध्यक्ष था। अगला है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब जो है प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका वो 13 दिसंबर 1946 को पास किया गया था। और किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। तो याद रखिएगा संविधान सभा में कुल जो था ना वो कुल मिला के आपका 379 माने 389 बोलिए इतना लोगों का जो था आपका प्रावधान था। 16 के बाद बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में कितनी रियासतें थी। तो भारत में कुल जो था ना वो 562 रियासतें थी। किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार के पद पर B.N. राव को, किसको, B.N. राव को जो है नियुक्त किया गया था, इसको याद रखिएगा। अब अगला एक सब्जेक्टिव प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और 1946 को ही आपका संविधान सभा का गठन भी हुआ था और उसका
जो अध्यक्ष था वो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो था वो प्रथम आपके संविधान सभा का अध्यक्ष बना था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो ये हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, याद रखिएगा। भारत के अंतिम वायसराय कौन है? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और इन्हीं के शासनकाल में भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, और इसी के काल में भारत और पाकिस्तान भी बना था, याद रख लीजिएगा। संविधान निर्मंत्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। क्या अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसको लौह पुरुष कहा जाता है, क्यों? क्योंकि 560 रियासतों को मिलाने का काम जो है इन्होंने किया था, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का मांग किसने किया था? तो संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संयुक्त मांग कांग्रेस के, है ना, देख सकते हो कि कांग्रेस के सदस्य जो थे आर.बी. धुलेकर, किसने किया था? आर.बी. धुलेकर के द्वारा किया गया था, इसको याद रख लीजिएगा। अगला कि किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में क्या थे? आपके सम्मिलित नहीं थे। तो जो हैदराबाद के जो रियासत के जो है ना वो लोग इसमें भाग नहीं लिए थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला है आपका कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसने प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव को जो है प्रस्तुत किया गया था, इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों का वर्णन करें। तो संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई। अब इनमें से याद रखिएगा, जैसे सबसे पहला क्या था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालित समिति। तो एक तो था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अध्यक्षता में एक समिति बना जिसका नाम था आपका संचालन समिति, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ समिति क्या बना? संघ संविधान समिति बना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया था। जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्र ध्वज समिति का जो है गठन किया गया था। और भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसको याद रखना है। तो पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से क्या बना? संचालन समिति। पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या बना? संघ संविधान समिति। सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या बना? तो प्रांतीय संविधान समिति। और जेबी कृपलानी से क्या बना? राष्ट्र ध्वज समिति। और भीमराव अंबेडकर के साथ और 7 जनों को ऐड किया गया जिसका काम क्या था? प्रारूप समिति, जिसका काम था संविधान को लिखने का, इसको याद रख लीजिएगा, कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। यह प्रश्न देखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा? तो हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इस ऐतिहासिक प्रस्ताव में भारतीय संविधान के मूल आदर्शों की व्याख्या प्रस्तुत की गई। किसका? तो भारतीय संविधान के मूल आदर्शों की व्याख्या की प्रस्तुति की गई तथा संविधान सभा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। और संविधान सभा के जितने भी आवश्यक कार्य उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए सुझाव जो है प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसको लिखना होगा कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया तथा नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आश्वासन देने का काम किया। यही आपका प्रस्तावना है, इसको याद रखिएगा, जिसमें क्या बोला गया? एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना और नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय का आश्वासन जो है इस प्रस्ताव में दिया गया था, जिसको 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसको याद रख लीजिएगा। ये प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के क्या कार्य थे? तो लिखना कैसा है कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। कितना? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का जो है गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा के परामर्श शाखा द्वारा, कौन सा शाखा? तो परामर्श शाखा द्वारा तैयार की गई संविधान का
परीक्षण करे और संविधान के प्रारूप को विचार विमर्श विचारार्थ संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे और प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को जो प्रारूप तैयार किया वो फरवरी 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा दिया गया। तो सिंपल सी बात है कि इसका काम क्या था कि जो भी बात या जो भी शाखा संविधान सभा ने रखा है उसको परीक्षण करे, उसको साफ सुथरा करे और साफ सुथरा करने के बाद उसको इस प्रकार से लिखे कि वो विचारार्थ हो, उसको समझा जा सके और समझ कर क्या करे कि उसको लिख ले। और ये लिखने का जब वो लिख लिया तो लिखने के बाद फरवरी 1948 को पहला जो कॉपी था संविधान का उसको जो है आपका यहाँ पे प्रस्तुत इन्होंने कर दिया था। प्रश्न है कि महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। कई बार में ये विवादित वाली प्रश्न है जिसको कर लीजिएगा। गांधी जी अनेक कारणों से हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्ष में थे जो निम्नलिखित है। पहला, हिंदी को उर्दू के मेल से उत्पन्न हुई हिंदुस्तानी भारतीय जनता के एक विशाल भाग की भाषा है। तो इनका मानना था कि जो आपका हिंदुस्तानी भाषा है वह हिंदी और उर्दू के मेल से बना है। तो ये एक बात भाई, हिंदुस्तानी विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई थी और इस प्रकार यह जन सामान्य की एक साझी भाषा, और इनका मानना था कि अलग अलग संस्कृति और परंपरा से आदान प्रदान होकर यह भाषा बना है और यह जन सामान्य की एक साझी भाषा जो सभी लोग क्या करते बोलते हैं। हिंदुस्तानी में समय के साथ साथ अनेक नए नए शब्दों और अर्थों का समावेश होता गया। इस कारण विभिन्न क्षेत्रों के अनेक लोग इसे भली भांति क्या कर सकते थे, समझ सकते थे। तो यह भी बात है। गांधी जी का विचार था कि राष्ट्रीय भाषा एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे सभी लोग सरलता पूर्वक समझ सके। हिंदुस्तानी भाषा इस पर खरी उतरती थी और इनका भी मानना है कि राष्ट्रीय भाषा ऐसी होनी चाहिए जिनको सब समझ सके और ये क्या था, एक प्रकार से सबके लिए जो है कारगर था। हिंदुस्तानी ना तो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी और ना ही फारसी निष्ठ उर्दू, ये दोनों का सुंदर मेल था। यानी कि बोल सकते कि ना ही केवल और केवल इसमें संस्कृत था और ना ही केवल और केवल इसमें फारसी था या उर्दू था, इसमें सभी भाषा का क्या था, मेल था। एक प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में भारत के स्वतंत्रता के बाद जब कैबिनेट योजना के तहत भारतीय संविधान सभा और संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमूल्य योगदान रहा है। उनके योगदान को देखते हुए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का सृजनकर्ता, निर्माणकर्ता एवं जनक कहा गया और ऐसा कहो कि भारतीय संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है। अगला है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण के कार्य में संविधान से संबंधित अनेक जो है समितियों का गठन किया गया, जिसमें एक सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा के परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ संविधान सभा के सम्मुख रखे। और जो भी बात जो है आपका किसके द्वारा, तो संविधान सभा का जो परामर्श शाखा है, जो परामर्श समिति है, उसके द्वारा जो भी बात रखा गया उसको सही ढंग से फिर से क्या करें, लिखकर प्रस्तुत करने का काम इनका था। अगला क्या, संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समाज में कई बार अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा था। इन सब का सामना करते हुए उन्होंने न केवल अछूत मानी जाने वाले जाति के उत्थान के लिए और उन्हें समाज में जो सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि संविधान में अनेक प्रावधान किए जाने में अहम भूमिका जो है इन्हीं का था। तो ये बात आपको लिख लेना है। तो कुछ सब्जेक्टिव प्रश्नों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे, तो 1915 को आए थे और आने के बाद जो सबसे पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था जो कि आपका बिहार का था। अगला कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी, किस वर्ष हुआ था, तो 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा आपकी हुई थी। काला कानून किसे कहा गया, तो रॉलेट बिल को या रॉलेट एक्ट को
काला कानून कहा गया था, जो सर रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में भारत में लागू किया गया था, याद रख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है आपका बिहार से है, याद रखिएगा। चोरा चोरी कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था, याद रख लीजिएगा। अब अगला प्रश्न है कि 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी, तो बाल गंगाधर तिलक। और 1920 में और एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन, तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो 1920 में होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका वो कब हुआ था, तो 1942 में, अगस्त का महीना था 1942 का, याद रख लीजिएगा। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो और मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बात किसने कहा था, तो ये बात सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो चित्तरंजन दास। कौन है आपके, चित्तरंजन दास जो है आपका स्वराज पार्टी का संस्थापक है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड जो है चेक कहा था, ये बात किनका था, तो याद रखिएगा ये बात महात्मा गांधी का था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो है आपका वो 1931 में हुआ था। और गांधी अंबेडकर समझौता जो है जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं वो 1900 आपका कब हुआ था, 32 में हुआ था, ये बात आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी नामक जो है स्थान तक समुद्री तट तक चला था। महात्मा गांधी ने नमक कानून कब बंद किया, तो नमक कानून का जो अंत हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 को हुआ था, याद रख लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। अगला है कि अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, तो अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो याद रखिएगा कि 1920 में। कब का, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो लाहौर का जो 1929 का अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव जो है पास किया गया था। है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आपका आत्मकथा है, तो यह गांधी जी की आत्मकथा है। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली खान के द्वारा शुरू किया गया था, ये बात आपको याद रख लेना है। एक प्रश्न आता है कि चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा जो आपका सत्याग्रह उसमें आपको टिप्पणी करना है। तो देखिएगा भारत वापस लौटने पर गांधी जी का क्या लिख रहा है, साक्षात्कार चंपारण और खेड़ा के किसानों के दयनीय दशा से हुआ। गांधी जी ने इन दोनों स्थानों पर अपने विचारों पर आधारित सत्याग्रह का प्रयोग किया जिसके परिणाम निकले। यह गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का भारत में पहला प्रयोग था जिसमें उन्होंने अपेक्षित सफलता मिला, यानी कि जो भी उनको चाहिए था उससे कहीं ज्यादा उनको जो है सफलता मिला। तो पहले चंपारण सत्याग्रह का बात करते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में। अब ये सत्याग्रह हुआ क्या था, तो 3 कठिया प्रथा यानी कि 3 कठिया प्रणाली के विरोध में ये जो है खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने भूमि का 3/20 भाग भूमि में नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी कि जो अगर आप खेत जो है अगर मान लो 20 डिसमिल का है तो उसमें से 3 डिसमिल जो जमीन था उसमें आपको नील का खेती करना ही पड़ता था तथा उसे अंग्रेजों द्वारा निर्धारित सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। यह बात आपका तय था। चंपारण की जनता ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने चंपारण जाकर किसानों की दुर्दशा देखी। सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया तथा सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए। सरकार ने किसानों की दशा में सुधार हेतु एक जांच समिति बनाई तथा उसमें गांधी जी को भी शामिल किया। जांच समिति की अनुशंसा पर किसानों के पक्ष पर सरकार द्वारा कदम उठाया गया और इसी तरह जो है सत्याग्रह का अंत हुआ। तो मेन क्या था, 3 कठिया प्रणाली, जिसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती है और ये नील की खेती केवल और केवल जो है अंग्रेजों को ही बेचा जा सकता था।
बाकी किसी को आप नहीं बेच सकते, तो चूंकि सस्ते दामों पर बेचा जाता था ना, तो इसीलिए जो है इनकी दशा जो है खराब होती गई, और खराब होते होते इतनी खराब हो गई कि गांधी जी को लास्ट में इनका विरोध करना हुआ। और जब विरोध किया जा रहा था तो अंग्रेजों के द्वारा दबाव डाला गया कि आप जो है बिहार छोड़ के चले जाओ, लेकिन गांधी जी माने नहीं। तो जब वो गांधी जी नहीं मानते हैं तो लास्ट में कमेटी का गठन किया गया, जिसमें गांधी जी को भी शामिल कर दिया गया। और जब गांधी जी ने बाकी सारी चीजों का सर्वेक्षण किया उन समिति के सदस्यों के साथ, तो फिर जो है एक सफलता मिला, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। बात करें खेड़ा सत्याग्रह का, तो 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़े जिले में खराब फसल के बावजूद किसानों से लगान की मांग की गई। इसमें किसानों में व्यापक तनाव ने जन्म लिया। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से किसानों के दुख को दूर किया। अंततः सरकार ने सिर्फ उन्हीं किसानों से राजस्व की मांग की जो इसे देने में सक्षम थे, यानी कि जो दे पाते थे। इन दोनों सत्याग्रह में गांधी जी को व्यापक सफलता मिली। वे भारत में विभिन्न भागों की परिस्थितियों से अवगत हुए तथा उन्हें लगा कि भारत में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जा सकता है। इन दोनों आंदोलनों की सफलता ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का जो है आधार दे दिया कि भाई आप इस प्रकार से कर सकते हो। तो ये थी आपकी खेड़ा जिला सत्याग्रह और साथ ही साथ चंपारण सत्याग्रह, याद रख लीजिए। प्रश्न आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करें। कई सालों से प्रश्न पूछा है। भारतीय राष्ट्र आंदोलन को गांधी जी ने जन आंदोलन कैसे बनाया, ये प्रश्न जब मैंने भी एग्जाम दिया था तब भी पूछा गया, और लगातार कई सालों से प्रश्न जो है किसी ना किसी तरीके से पूछ लेता है। तो लिखना कैसे है कि गांधी जी ने राष्ट्र आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। इसके लिए उनके द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई जो विनाशक हथियार से भी ज्यादा जो है कारगर साबित हुई। तो पहला लिखना है आपको अहिंसा। अब अहिंसा देख के क्या लिखना है कि गांधी जी कहते हैं कि अहिंसा कायर का कवच नहीं अपितु यह बहादुरी का उच्चतम गुण है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा ना करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक चोट ना पहुंचाना आदि। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा का सफल प्रयोग किया था, और यह सबसे पहला रणनीति क्या था, अहिंसा। दूसरा क्या था, सत्याग्रह का प्रयोग। सत्य के पक्ष पर संघर्ष करने की रणनीति सत्याग्रह है। सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग गांधी जी ने चंपारण और खेड़ा में किसानों की दशा में सुधार हेतु किया था। तीसरा क्या लिखना है, हड़ताल का सफल प्रयोग। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों के संघर्ष में हड़ताल का सफल प्रयोग किया, जिसके फलस्वरूप मजदूरों के वेतन में 35% की वृद्धि हुई थी, और ये एक दूसरा कारण था। तो पहला आपका चंपारण सत्याग्रह, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा क्या था आपका अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए हड़ताल करना। अगला है आपका असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन की रणनीति में प्रत्येक स्तर पर सरकार का विरोध एवं बहिष्कार करना। इसका क्या था, असहयोग में सरकार की जो भी नीतियां हैं उनका विरोध करना और उनका बहिष्कार करना। गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें जनता ने बढ़ चढ़कर पूर्ण उत्साह में क्या भाग लिया। अब असहयोग आंदोलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सरकार ने कानून को विनम्रता पूर्वक मानने से मना करना। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून को भंग करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या था, शुरुआत किया था। इसे आपको लिखना है। अगला एक लिखिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। उन्होंने स्वदेशी को अपनाया तथा स्वयं चरखा चलाया तथा खादी वस्त्र पहनने और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का इन्होंने काम किया। संघर्ष तैयारी संघर्ष की रणनीति। जन आंदोलन को और अधिक व्यापक तथा नियंत्रित करने के लिए गांधी जी ने संघर्ष की रणनीति का आविष्कार किया। जब सक्रिय संघर्ष नहीं चल रहा तब रचनात्मक कार्य द्वारा लोगों को आंदोलन से जोड़े रखने का इन्होंने क्या किया, काम किया था। अब देखिएगा, अब जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का प्रयास करना, छुआछूत के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी की जो है सुनिश्चित करना, देसी हस्तलिपि को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना। इस प्रकार गांधी जी ने सभी वर्गों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल कर स्वतंत्रता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का इन्होंने क्या किया था, काम किया था। तो अभी के लिए जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं मैंने आपको करवा दिया, इन सभी को आपको देख लेना है। और वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगले जो 2-3 एग्जाम आपके बच रहे हैं यहाँ से आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो पाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।